नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खूबचंद बघेल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 में पदस्थ हूँ। छात्राओं, आज एमएससी सेकेंड सेमेस्टर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के पेपर थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के संबंध में चर्चा करेंगे। एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया कि 10 में से एक भारतीय थायराइड डिसऑर्डर से सफ़र करता है, जिसमें से 2/3 महिलाएं होती हैं। लोगों में इस बीमारी के संबंध में अवेयरनेस बहुत ही कम है और इस लेक्चर के माध्यम से मेरा यह प्रयास होगा कि मैं आप लोगों को सरल भाषा में डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के संबंध में जानकारी दे सकूं, ताकि यदि थायराइड के लक्षण हैं तो उन्हें सही समय पर उसका निदान किया जा सके। इस लेक्चर में आज हम थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी, क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं, उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और आहार के माध्यम से हम इसका कैसे निदान करेंगे, इस विषय के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है। शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका स्राव ना तो किसी अंग में गिरता है और ना ही उनसे कोई नलिका निकलती है, और वे अपने रासायनिक द्रवों को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। तो इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड भी जो है वो गले में स्थित एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड एवं इसके स्राव को हार्मोन कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों के उन विशिष्ट स्रावों को जो रक्त में वे विसर्जित करती हैं तथा अन्य अंगों की विशिष्ट क्रिया को उत्तेजित करती हैं, वह हार्मोन्स कहलाते हैं। ये ग्लैंड गले के आगे के हिस्से में मौजूद होती है और इसका आकार एक तितली के समान होता है। ये ग्रंथि स्वर यंत्र के ठीक नीचे पाई जाती है और इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। एक दाहिना लोब होता है और एक बायां लोब होता है, जो कि श्वास नलिका, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, इसके दोनों ओर स्थित होती है। थायराइड शब्द का अर्थ होता है ढाल के समान या ढाल के आकार का। चूंकि ये ग्रंथि देखने में एक ढाल के समान दिखाई देती है, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये ढाल के समान दिखाई दे रही है और इसीलिए इसका नाम थायराइड दिया गया। इस ग्रंथि का आकार और वजन लिंग तथा फिजियोलॉजिकल स्थितियों पर निर्भर करता है। ये ग्रंथि एडम्स एप्पल के, यहाँ देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक नीचे स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि का काम थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाकर खून तक पहुंचाना है और जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित रहे, कंट्रोल रहे, यानी हम जो भी भोजन खाते हैं उसे वो तेजी से ऊर्जा में बदलने का काम करती है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और शरीर के लगभग सभी हिस्सों को प्रभावित करते हैं। इसमें दिल की धड़कन, सभी शारीरिक गतिविधियां एवं तापक्रम नियंत्रण में ऊर्जा का उपयोग शामिल है। यह ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन्स बनाती है, एक T3 जिसे ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं और दूसरा T4 जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। जब थायराइड से निकलने वाले ये दोनों हार्मोन असंतुलित होते हैं तो थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि थायराइड हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वे शरीर की लगभग सभी क्रियाओं पर
प्रभाव डालते हैं। जैसा कि अपन ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो फिगर बना हुआ है, इसमें आप इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन देख रहे हैं। तो इसमें वह लगभग शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव डाल रही है, प्रदर्शित किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट जो है ये हमारे कैलोरीजेनिक इसका जो प्रभाव होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाता है। दूसरा, ये बीएमआर पर भी प्रभाव डालता है, आधारी चयापचय दर को भी बढ़ा देता है। इससे लगभग बीएमआर जो है 60 से 100% तक बढ़ जाता है। अन्य मेटाबॉलिज्म में इसका प्रभाव देखें तो यह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है और उसके अंतर्गत वो आंतों में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है, कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज की उपयोगिता को बढ़ा देता है और ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं वो एंजाइम की गतिशीलता के कारण होती हैं। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजिनेसिस की क्रिया को बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसीमिया उत्पन्न करता है, अर्थात रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है प्रोटीन के चयापचय पर भी ये प्रभाव डालता है। ये प्रोटीन के एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को बढ़ाता है। एनाबॉलिज्म अर्थात शरीर में होने वाली निर्माण की क्रियाएं और कैटाबॉलिज्म अर्थात टूट फूट या ब्रेकडाउन की क्रियाओं को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम अगर देखें वसा के चयापचय की दर को भी ये बढ़ा देते हैं। इसके पश्चात विटामिन के चयापचय पर भी प्रभाव डालते हैं। विशेष रूप से ये हार्मोन कैरोटीन के विटामिन ए में परिवर्तन में मदद करता है। इसके पश्चात कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय पर भी प्रभाव पड़ता है। यह हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस को हटाता है और यूरिन में उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की वजह से यह हार्मोन हमारी शारीरिक वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। इसके पश्चात हृदय की गति को थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ा देता है। मेमोरी ग्लैंड्स पर प्रभाव देखें तो दूध की मात्रा और दूध में वसा की मात्रा को बढ़ाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर प्रभाव देखें तो इसकी कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और अधिकता की वजह से डायरिया दिखाई देता है। इसके पश्चात सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रिया के लिए थायरॉक्सिन का होना बहुत आवश्यक होता है। इसकी कमी होने पर याददाश्त या हमारी मेमोरी कम हो जाती है और अधिक उत्पादन होने से व्यक्ति हमेशा चिंतित और उत्तेजित रहता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। थायरॉक्सिन हार्मोन ऑक्सीजन की उपयोगिता को बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण को बढ़ाता है, अतः श्वसन की दर को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में इसकी अहम भूमिका होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने पर शरीर का तापक्रम सब नॉर्मल रहता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बीएमआर को बढ़ाता है, अतः यह ऊष्मा के उत्पादन को बढ़ाकर शारीरिक ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये फिगर के माध्यम से हम देखेंगे कि थायराइड हार्मोन लिपिड मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, सभी पर प्रभाव डाल रहा है। इसके साथ साथ ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट इन फीटल, नियोनेटल, यंग एंड एडल्ट्स, इनके लिए ये आवश्यक है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल, जीआईटी, किडनी इत्यादि में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले कॉमन थायराइड प्रॉब्लम होती है वो है थायराइड हार्मोन का सही मात्रा में उत्पादन ना होना। इससे दो प्रकार की समस्या आती है। पहला हाइपरथायराइडिज्म।
हाइपरथायरॉयडिज्म अर्थात जरूरत से अधिक मात्रा में हार्मोन का उत्पन्न होना। ओवर एक्टिव थायराइड भी कहकर पुकारते हैं। थायराइडिज्म के ज्यादातर मरीजों में थायराइड बड़ा हो जाता है, जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं। इसमें गले के अगले भाग में एक लंप दिखाई देता है या सूजन दिखाई देती है। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को हाइपरथायरॉयडिज्म होने की संभावना जो है 5 से 10 गुना अधिक होती है। इसके पश्चात अगर हम इसकी हाइपो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जरूरत से कम मात्रा में हार्मोन का उत्पादन होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म को अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। अगर शरीर में हार्मोन कम हो जाता है तो बॉडी की प्रोसेसेस भी धीमी पड़ जाती हैं, अर्थात शरीर में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। विशेष रूप से ये 2 प्रकार का हो सकता है। यदि डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड में समस्या की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसे हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और यदि किसी और समस्या की वजह से थायराइड ग्लैंड की थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने की क्षमता बाधित होती है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें पहला है ग्रेव्स डिजीज। ये हाइपरथायरॉयडिज्म होने का सबसे आम कारण है और ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज करने लगती है। यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति को ये बीमारी है तो और लोगों को भी समस्या हो सकती है, अर्थात ये आनुवांशिक होती है। आमतौर पर ये प्रॉब्लम कम उम्र की औरतों में होती है। सेकंड है थायराइडाइटिस। थायराइड की सूजन जो कि किसी इन्फ्लामेशन के कारण हो सकती है या संक्रमण के कारण हो सकती है, उसको थायराइडाइटिस कहते हैं। थायराइडाइटिस में किसी वायरल या इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होती है और वो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को लीक करने लगता है। नेक्स्ट होता है थायराइड नोड्यूल्स। इस समस्या में थायराइड ग्लैंड में एक या उससे ज्यादा लम्प्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स ग्रो हो जाते हैं, जिससे ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है और खून में अधिक मात्रा में हार्मोन रिलीज होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन की प्रचुरता। यदि हम ज्यादा मात्रा में आयोडीन का सेवन करते हैं तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या पैदा हो सकती है। दरअसल हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करती है और जब ये उसे अधिक मात्रा में मिलने लगता है तो हार्मोन भी अधिक मात्रा में बनता है और प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट होता है थायराइड मेडिकेशन। यदि अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन मेडिकेशन लेने से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। यदि कोई हाइपोथायरॉयडिज्म का किसी का इलाज चल रहा है तो वो कभी कभी उसको दवा लेना भूल जाता है और ऐसे समय में वो अधिक मात्रा में मेडिसिन ले लेता है, जिसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अक्सर हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण जो होते हैं वो बहुत साफ नहीं होते हैं, लेकिन जब ये समस्या होती है तो हमें अपने दिनचर्या के काम करने में परेशानी होने लगती है। हाइपरथायरॉयडिज्म के ज्यादातर मरीजों में थायराइड बड़ा हो जाता है, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं या गॉइटर भी कहते हैं। ऐसे में आपके गले के अगले भाग में एक लंप या सूजन जैसी दिखाई देती है। ये आप देख रहे हैं चित्र में, इनके गले में सूजन या एक लंप जैसा दिखाई दे रहा है। अदर सिम्टम्स जो हैं चिंता है, घबराहट है, चिड़चिड़ापन, भूख बढ़ने के बावजूद वजन कम होना, मल त्यागने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, सोने में दिक्कत होना, दोहरी दृष्टि की समस्या हो जाती है, आंखों का बाहर निकलना, बालों की समस्या जैसे कि टूटना, पतला होना और झड़ना, हार्ट बीट का इरेगुलर होना, विशेष रूप से वृद्ध लोगों में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बदलाव हो जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी, विशेष रूप से जांघों और ऊपरी बाहों में,
उंगलियों के नाखूनों का तेजी से बढ़ना, हाथों का कांपना, पसीना आना, त्वचा का पतला होना। हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स यदि तेजी से बिगड़ते हैं तो वह कंडीशन थायरोटॉक्सिक क्राइसिस कहलाता है और इसका इलाज फौरन हमें बेहद फौरन इलाज करना इसका बहुत जरूरी हो जाता है। इलाज के लिए हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे। डायग्नोसिस या जांच करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3, T4 इनका ब्लड टेस्ट किया जाता है। थायराइड अल्ट्रासाउंड होता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट किया जाता है, थायराइड स्कैनिंग की जाती है। इसके साथ साथ FNAC किया जाता है, फाइन ब्लीडेड एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो होती है वह भी की जाती है। उसके उपचार के लिए हाइपरथायरॉयडिज्म का जो इलाज है वो आपकी उम्र है, सेहत है, सिम्टम्स हैं, उनकी क्या सिवियरिटी है और जो ओवर एक्टिव थायराइड है उसका असली कारण देखकर ही उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसके लिए एंटी थायराइड ड्रग्स दी जाती हैं। इसमें प्रोफाइल, थायोयूरेसिल और मेथामेजोल जैसी दवाएं दी जाती हैं जो थायराइड ग्लैंड को नए हार्मोन पैदा करने से रोकती हैं। दूसरा, इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन द्वारा इलाज किया जाता है जो कि एक दवा की गोली के रूप में दी जाती है, जो थायराइड हार्मोन बनने की प्रक्रिया को कम कर देती है या पूरी तरह से रोक देती है। गर्भवती महिलाओं को ये ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। इसके पश्चात सर्जरी द्वारा भी इसका उपचार करते हैं। सर्जरी द्वारा पूरा या थायराइड का कुछ हिस्सा निकाला जाता है, जिसे थायरोइडेक्टोमी कहते हैं। सर्जरी के बाद अंडर एक्टिव मतलब सर्जरी से यदि वह हम ग्लैंड निकाल देते हैं तो वह अंडर एक्टिव हो जाती है, कम क्रियाशील हो जाती है, तो ऐसे समय में थायरॉक्सिन हार्मोन की हमें दवा लेनी पड़ती है। इसके पश्चात हम आहार के द्वारा कैसे इसका उपचार करेंगे। डाइट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें हमने देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमें भोजन में शामिल करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कौन कौन से भोज्य पदार्थों को खाया जाए। इसमें सबसे पहला है बेरीज। स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है। ये बेरीज जो होते हैं ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, अतः इनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, हमें क्रूसीफेरस वेजीज जो होती हैं जैसे कि ब्रोकली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये ग्वाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करती हैं और ये थायराइड ग्लैंड से उत्पन्न होने वाले थायराइड हार्मोन को कम कर देती हैं। तो हो सके तो इन्हें कच्चा या फिर पकाकर सब्जी के रूप में लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि थायराइड की हेल्थ के लिए आवश्यक होते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया कि विटामिन डी का लेवल इनमें बहुत कम हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर्स विटामिन डी लेने की सलाह देते हैं। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सैल्मन फिश, विटामिन डी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्राप्त हो जाते हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। अंडे हैं, मशरूम्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप वॉलनट्स हैं, ऑलिव ऑयल है, फ्लैक्स सीड्स हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात जो प्रोटीन रिच डाइट है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, शरीर का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है जो कि एक आम समस्या है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए ताकि आपका वजन सही रहे। इसके लिए आप मीट है, चिकन है, मटन है, दाल, चना, सोयाबीन, नट्स इत्यादि को भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हरी सब्जियां या उनका जूस जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, उनका रस थायराइड की फंक्शनिंग को कम करता है, अतः आपको पालक इत्यादि का रस जूस के रूप में आप ले सकते हैं। जिंक युक्त भोजन, इसके अंतर्गत शरीर के कार्यों के लिए जिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है
हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है। अतः भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। अनाज है, चोकर है, मल्टीग्रेन अनाज, गेहूं के अंकुर, पालक, अनार, सोयाबीन, फिश, चिकन, क्रैब, लॉबस्टर इत्यादि का सेवन किया जाना चाहिए। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमें नहीं लेना चाहिए, जो कि रोग की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है अपना आयोडीन युक्त आहार। आयोडीन युक्त नमक, सी फूड्स जैसे कि समुद्री घास, सीवीड्स, क्रैनबेरी, ऑर्गेनिक दही, ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी, ऑर्गेनिक चीज, ऑर्गेनिक पोटैटो इत्यादि हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अवॉइड करना चाहिए जिनमें की अधिक मात्रा में आयोडीन होता है। दूसरा कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे कि एलर्जी हो, यदि आप ऐसी कोई चीज खाते हैं जिनसे आपको एलर्जी हो, तो वो आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स को और वर्स कर देते हैं, खराब कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, त्वचा में चकत्ते पड़ जाते हैं, पेट में ऐंठन होने लगती है, डायरिया हो सकता है। कुछ सस्पेक्टेड फूड आइटम्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मकई, सोया, व्हीट ग्लूटेन, आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स इत्यादि। जब भी आप कोई फूड आइटम आप अपने डाइट से अलग करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि उनसे मिलने वाले पोषक तत्व आपको अन्य तरीकों से कंज्यूम कर लेना चाहिए। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यदि आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे तो आहार में हमारे कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो इसलिए आपको फोर्टिफाइड राइस है, आलमंड मिल्क है, सी फूड है, ये लेना चाहिए। और इसी तरह से व्हीट ग्लूटेन की जगह आप ग्लूटेन फ्री स्टार्चेस हैं, ओटमील है, ब्राउन राइस है, स्वीट पोटैटो है इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स, जिनका की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। थायराइड डिसऑर्डर आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर शुगर कंट्रोल को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपकी एनर्जी का मेन सोर्स है। अतः इसके साथ आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए, पर आप अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए आप हाई ग्लाइसेमिक सोर्सेस का उपयोग को कम कर सकते हैं। इसलिए आपको मैदा है, व्हाइट ब्रेड है, आलू है, शुगर है, राइस है आदि कम खाने चाहिए, और इनके स्थान पर आप जौ, दलिया, ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता इत्यादि खा सकते हैं। इसके पश्चात कैफीन है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षणों को बढ़ा देता है, इसलिए आपको कैफीन युक्त चीजें कम मात्रा में लेनी चाहिए, जैसे कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स इत्यादि। डेयरी प्रोडक्ट्स, फुल क्रीम मिल्क का उपयोग ठीक नहीं है। दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स में विभिन्न ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स के ट्रेसेस पाए जाते हैं जो ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। साथ ही मिल्क में और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स में एक प्रकार का जो प्रोटीन है केजीन, ये भी पाया जाता है, जो कि हमारी पाचन की क्रिया को कठिन बना देता है। इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म में ज्यादातर मरीजों को दूध दही का सेवन कम मात्रा में करने की सलाह दी जाती है, परंतु इसके बहुत से फायदे भी हैं। अतः इसकी मात्रा का निर्धारण डॉक्टर की सलाह के अनुरूप ही करना चाहिए। इसके पश्चात हम देखेंगे रेड मीट। रेड मीट जैसे कि बीफ है, लैम्ब है, पोर्क है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है, इनको हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। ऐसा करने से हाइपरथायरॉयडिज्म के जो लक्षण हैं वो कम होते हैं और गले की सूजन भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। ये बहुत से कॉमन प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स में उपयोग में लाए जाते हैं, जिनमें कि ट्रांस फैट होते हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को डैमेज कर देते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण को बढ़ा देते हैं। इसलिए बाजार से बिकने वाले कुकीज, डोनट्स, मार्जरीन इत्यादि का सेवन कम से कम मात्रा में करें। और लास्ट में शराब,
इसके सेवन से शरीर का एनर्जी लेवल गड़बड़ा जाता है, जिससे हाइपरथायराइडिज्म की समस्या बढ़ जाती है। और इन मरीजों में इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। तो शराब को पूरी तरह से छोड़ दें या इसका सेवन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें। तो इस तरह से हमने देखा कि आहार में हम कौन कौन से भोज्य पदार्थों को शामिल करें और कौन कौन से पदार्थों को कम मात्रा में खाएं या अवॉइड करें, जिनसे कि हम रोग के निदान में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।